नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और आज आपको बताते चले दर्शकों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है और हम सबको मुबारकबाद होनी चाहिए इस बात को लेकर कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस पर चर्चा करेंगे। पोल परसेंटेज लेकर के कहीं ना कहीं इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मतदाता पेटियों से मतदान कराने का विषय बना हुआ है। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की निर्मल महाना जी हमारे साथ मौजूद है। निर्मल जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन गुप्ता जो फॉर्मर मेयर है और सीनियर लीडर है बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है और लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे कि वाकई में चिंता का विषय है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लेकिन 80+ कभी भी पोल परसेंटेज नहीं होता है। लक्ष्य में चिंता का विषय है। ये तो चिंता का विषय यकीनन है जी, क्योंकि ये जो आपने पोल परसेंटेज बताई ये भी कहीं कहीं किसी सेक्टर में अचीव होती है जी। जो खास करके इसमें अर्बन एंड रूरल डिवाइड है, ये बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरिया की वोटिंग को देखा जाए, रूरल एरियाज़ की वोटिंग को देखा जाए, फिर इसमें एजुकेशन जो है बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इस लेवल पे भी बहुत सारी जो पार्टिसिपेटिव अप्रोच है उसमें डिफरेंस आता नजर आता है। तो यकीनन हमें गर्व है इस बात पे कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र हैं, पर अभी बहुत सारे काम जो हैं वो करने बाकी हैं। उनमें से एक ये भी है कि ये जो वोटिंग है ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन हर वर्ग की होनी चाहिए और इसमें जो चॉइस हम एक्सरसाइज करें, जिसको वोट करें, वो फेयर हो और वो हमारी मर्जी के हिसाब से उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी सामने आए। उनमें चाहे ईवीएम्स हों, चाहे और चीज़ें हों, चाहे रिफॉर्म्स की बात हों। अभी भी हम जब इलेक्शन होते हैं स्टेट्स में, वेरियस खासकर रूरल एरियाज में बहुत सारे वायलेंस के इंसिडेंट्स देखते हैं। जब काउंटिंग होती है तब ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं कि जिस पे पार्टीज एतराज कर रही होती हैं। फिर रीकाउंटिंग जो है 17 to 23% जो है पिछले जो लोकसभा चुनाव था उसका था, हर जगह रीकाउंटिंग, और ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है और इस पे सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। चंद्रमोहन जी, अब यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस या विपक्ष के लोग, बाकी मुल्क जिन्होंने ईवीएम शुरू किया था उन्होंने बैलेट पेपर का दामन थाम लिया है, लेकिन आज ये डिमांड उठ रही है कि ईवीएम से ना चुनाव करवाते हुए आपको बैलेट बॉक्सेस की तरफ जाना चाहिए। नहीं, मैं तो जब छोटा था, जब 18-20 साल का, मैं तब से जुड़ा हूँ और बैलेट पेपर की भी हमने दुनिया देखी है। बैलेट पेपर से किस तरह चुनाव होते थे और क्या क्या सिस्टम होता था, तब हम लोग अपोजिशन में होते थे। और बेल्ट पेपर में हमने ये देखा कि ऊपर वाले बेल्ट पे एक अपनी दूसरी पार्टी का बोर्ड लगा के नीचे दूसरे वाले बेल्ट बंडल के बंडल हम लोगों ने देखा हुआ है। बहुत कुछ, कहीं भी कोई वो नहीं है लिखनी, जितनी पारदर्शिता आज के युग में ईवीएम में है। आदमी सामने जाता है, फिर दूसरी मशीन्स आ गई हैं, आप वोट डाल रहे हैं, आपको दिख रहा है कहाँ वोट जा रहा है, आप कहाँ डाल रहे हैं। इतनी पारदर्शिता डिजिटल इंडिया में आई है, इतनी पारदर्शिता कहीं नहीं आई है। और जब हम लोग चुनाव को जीत जाते हैं तब हमारे लिए ईवीएम ठीक होती है, जब कोई चुनाव हार जाते हैं तब हम ईवीएम को वो कहते हैं ये ईवीएम ठीक नहीं है। लेकिन हमें जो आज का दौर चल रहा है इसमें ईवीएम अच्छा है, टाइम बच रहा है, लोगों का अकाउंटिंग में भी बड़ा फर्क पड़ता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, एक एक चीज़ पारदर्शिता से की जा रही है और मुझे लगता है कि ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। निर्मल जी, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है उससे आप सहमत हैं? नमस्कार आपके दर्शकों को। मैं चंद्रमोहन जी की बात से इतना सहमत हूँ क्योंकि डिजिटल अगर हमारा चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ चांद पे पहुँच गई है और हर फील्ड में डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, तो व्हाई नॉट इन वोटिंग। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट जो है देखने में आ रहा है, आप पिछले कितने चुनावों से देख रहे हैं कि एंड आई एम श्योर, जैसे उन्होंने बोला कि बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये देश बुलेट से नहीं चलते, बैलेट से ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं। लाइक हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो तब बोला जाता था कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ज़रूरत है, लेकिन देखिए ट्रांसपेरेंसी होनी बड़ी ज़रूरी है। आप बैलेट से कराएं, आप ईवीएम से करवाएं, लेकिन अगर धांधली उसमें भी होनी है, उसमें भी होनी है, तो मुझे लगता है कि
अगर फेयर एंड इलेक्शंस करवाने हैं तो दोनों चीजों के ऊपर एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक मैं दूंगी कि जो भी ईवीएम की मशीन्स लगाई जाएं पहले उनकी 100% ऑथेंटिक अप्रूवल होना चाहिए कि यस ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं हो रहा है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ईवीएम अभी जो हाल ही में पिछले 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुई हैं, अभी तक न्यूज में आ रहा है 26 लाख जो ईवीएम मशीन्स है वो गायब हो गई, वो कोई कूड़ेदान में मिली, कोई ये। तो मतलब ये चाहे बीजेपी का राज हो, कांग्रेस का राज हो, किसी का भी राज हो, ऑथेंटिसिटी होनी बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी मशीन जो है, क्योंकि 100% फुल प्रूफ कोई भी चीज नहीं हो सकती। उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी होनी जरूरी है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप बैलेट से कराएं या आप ईवीएम से कराएं, उसको फुल प्रूफ ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि उसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना हो। जो लोग अपना इंपॉर्टेंट वोट देने जा रहे हैं तो वो वोट उसी को मिले जिसको वो देने जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि वोट दे रहे हैं कांग्रेस को तो जा रहा है बीजेपी को। ये शिकायत रहती है कि लोग कहते हैं किसी भी बटन दबाओ वो कमल के वही जाके, ये चंद्रमोहन जी से मैं पूछा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, इसमें बहुत राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जो कंपेन जो प्रचार हमारा चलता है उससे पोल परसेंटेज बढ़ी है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अपने वोट का कितना महत्व है ये भी बढ़ना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं जब रात के टाइम जो पोल नेक्स्ट डे होता है उसमें जो अदला बदली होती है, जो पैसा चलता है या और मोड्स चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लोगों को अपने वोट के लिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है। देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर जो आदमी वोट देने वाला है, वोटर है, वो अपने वोट की उस वैल्यू को समझे कि एक वक्त था, अब जिसकी दूसरी तस्वीर हमारे सामने है कि एक महाराजा महाराजा होता था और आम आदमी होता था। फिर एक वक्त था कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो था वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, डिग्री वाला, डॉक्टर, एडवोकेट हो गया, कोई और हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, आर्मी जनरल हो गया, कोई भी आदमी हो जो पढ़ा लिखा होता था उसकी वोट फ्रेंचाइजी जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए एक मजदूर आदमी का भी वोट इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरा, आपका और जितना प्रधानमंत्री जी का है। और इतना जब वोट की सबकी वैल्यू बराबर है तो फिर समझ भी बराबर होनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि देखा जाता है कि वोट के एक दिन पहले, एक रात पहले पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती है, चीजें बांटी जाती हैं, उससे पहले पोलराइजेशन की जाती है, दंगे करवाए जाते हैं, जात पात धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है और लड़ा करके फिर जो है सेक्टेरियन ओरिएंटेशन करके लोगों की ट्रीटमेंट करके फिर वोट के लिए कहा जाता है। और उसमें साम दाम दंड वेद जो भी आता है वो पहले ही 3-4 महीने प्रक्रिया सामने आने लगती है और मीडिया पे भी वो दिखती है कि क्या क्या हो रहा है। तो ये चीजों से जब तक हम इसको पवित्र नहीं कर देंगे, पाक नहीं कर देंगे, तब तक लोकतंत्र जो है उसका जो सही एम है इंक्लूसिवनेस वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे और उसी की तरफ हमें स्ट्राइव करना चाहिए। मुझे लगता है मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है और वहां जरूरत यह भी है कि कैंडिडेट्स जो हैं, डेमोक्रेसी अपनी जगह रही, मगर जो कैंडिडेट्स का म्यार है वो किस म्यार के होने चाहिए उस पर भी कोई सीरियस डिबेट हो नहीं पाई है। यूपीए 1 यूपी 2 में कुछ कमिटीज बनी थी, उसके बाद मोदी जी से एक्सपेक्टेड था 10 साल अब उनको भी हो गए हैं कि वो इसको आगे ले जाएंगे, या तो कोई मैसिव रिफॉर्म कर देंगे कि भैया अगर एक 10वीं पढ़ते आदमी को हम कहते हैं कि ये इस जॉब के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन को भी आप साइड पे रख सकते हैं। बहुत सारे और क्राइटेरियाज हैं कि किस तरह के, किस छवि के लोग हमारे जनता को रिप्रेजेंट करें और क्या करें, वो एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जिसकी तरफ हमें जाना है। चंद्रमोहन जी, सभी सियासी जमातें जीत की तरफ अग्रसर रहती हैं और कोशिश रहती है साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके अपने कैंडिडेट को जितवाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपने जो काम हैं उन पर इलेक्शन लड़े जाते हैं? इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था पोलराइजेशन, जिसको ध्रुवीकरण हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ध्रुवीकरण कहते हैं। सब के सब जो सियासी जमातें हैं पोलराइजेशन करती हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करती हैं अपने उन मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी या फिर और महंगाई, इस पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। यह आप पर भी तायद होता है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तो पोलराइजेशन के बड़े संगीन आरोप लगते हैं। 80-20 की बात की जाती है, मुकाबला 80 और 20 के बीच में। देखिए विनोद जी, डॉक्टर साहब ने ठीक फरमाया है कि चुनाव में सब साम दंड भेद सब चलते थे 10 साल हो गए हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट करते करते।
एक समय था हम कहीं झुग्गी झोंपड़ी में कहीं बस्ती में जाते ही नहीं थे, खासकर हमारे जो मैं जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, हमारी आउटरीच नहीं थी। लेकिन पिछले 50-60 साल से इन लोगों का उसी पे डिपेंड था। आज अगर ये पीछे जा रहे हैं तो हमने झुग्गी झोंपड़ी जो बस्तियों को पकड़ लिया है, वहाँ आना जाना हमने स्टार्ट कर दिया, वहाँ हमने सेवा के काम शुरू किए हैं। सेवा भारती नाम से एक हमारा संगठन है, वो सेवा के काम करता है। वहाँ पे हमने कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, मेहंदी सेंटर, अलग अलग इस किस्म के जो काम करता है, जो उन लोगों को हम साथ साथ में अवेयरनेस देते हैं अपने वोट की आपकी कीमत क्या है, और साथ साथ में उनको ये काम सिखा रहे हैं ताकि जो दूसरे काम होते थे, जो पैसा चलता था, अब उनको वो बाद में आते हैं मेरे काम नहीं हो रहे। हम बोलते थे पल आप इलेक्शन में उस वक्त 500 रुपया लेते हो तो फिर आपके काम कहाँ होंगे। तो आप जो हैं अवेयरनेस की तरफ चल रहे हैं, और उसी लिए ये सारी ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तभी ये जो हमारा विरोधी दल है कांग्रेस की मैं अगर बात करूं या किसी और पार्टी की बात करूं, तभी वो पीछे जा रहे हैं। कहाँ 440 और कहाँ 44। आज वक्त बदला है। तो आने वाले समय में आज मतदाता दिवस है हमारा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर हमारे जो नव वोटर है, न्यू वोटर है, जो पहली बार वोट डालने जा रहा है, उसके ऊपर पूरे हमारे हर जिला लेवल पे सम्मेलन हुए हैं, और वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्ट बात हुई है और नौजवानों से अपील की गई है कि आप अपना वोट कास्ट करिए और अपनी चॉइस से करिए। आपको जो अच्छा लगता है, जो पढ़ा लिखा, जिसको भी आप चाहें उसको करें। और आज का जो नव वोटर है, न्यू वोटर है, जो पहली बार जो वोट डाल रहा है, एक समय था हमारे समय कि जो की वोटर होता था वो सीनियर सिटीजन होता था, वो जो गाँव का, शहर का, मोहल्ले का मुखिया होता था, उसके कहने पे लोग वोट डालते थे। पर आज वक्त बदल गया है। आज हमारा जो नौजवान है वो की वोटर है, उसके कहने पे लोग वोट डाल रहे हैं। आज इतना बदला है, इतना वोटर अवेयरनेस हो गया है, तभी ये परिवर्तन आ रहा है। चाहे मैं अगर पंजाब की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे कहीं और बात करूं, ये सब न्यू वोटर पे जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। निर्मल जी, सवाल यह है कि अर्बन और रूरल एरिया में हम कहते हैं कि लिटरेसी रेट जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा रहती है, लेकिन पोल परसेंटेज रूरल एरिया में ज़्यादा रहता है। क्या अर्बन एरिया में लोग अवेयर नहीं है, या फिर वो कतार में लग करके अपना कीमती वोट कास्ट नहीं करना चाहते? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब 2011 की मैं बात करूं, जब ये डे मनाना शुरू किया है, तो उस समय अंबिका सोनी जी थी, उन्हीं के कहने से कि भैया 18 ईयर्स से ऊपर जितना भी यूथ है हमारा, वो वोटिंग के लिए आता ही नहीं, वो वोट ही नहीं देता। तो इसी के लिए ये दिन स्टार्ट हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और उसके बाद ये डे सेलिब्रेशन हुआ। इस बारी हमारा ये 14वां एडिशन है जिसे हम सेलिब्रेट आज कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि धीरे धीरे जो यूथ है ना, जब उसकी एस्पिरेशंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी नहीं करती है, दावे सारे करते हैं, दावे तो सारी पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एरिना में आप देखें कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो बहुत बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब वो जीत जाता है तो कितने ऐसे लोग हैं जो उनकी शक्ल देख पाते हैं। अप्रोचेबल नहीं है लोग पार्टीज में, अप्रोचेबल जब तक आप नहीं होगे। अब आप बोलोगे आप आम आदमी पार्टी के हो इसलिए उदाहरण दे रहे हो, बट नहीं, आप दिल्ली में देखें जो एजुकेशन मिनिस्टर अभी हैं, मनीष जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया है, धक्के मारे कि अब ये सामने नहीं, कुछ नहीं, हाँ नहीं, किसी ने नहीं, ये जनता पार्टी के नाम से ही हो रहा है। 1.5 साल से कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं, सारे हमारे मिनिस्टर डाल रहे हैं आप। एनीवे, इस समय वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो मैं बता रही, हमारी जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं आतिशी जी, आप देख रहे हैं वो सरप्राइज विजिट के लिए जा रही हैं सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। देन एंड देयर रिप्रिमांड हो रहे हैं टीचर, देन एंड देयर प्रिंसिपल्स रिप्रिमांड हो रहे हैं। सफाई नहीं है, टॉयलेट्स में एक मिनिस्टर जा रही हैं। कैसे चेंज आएगा? चेंज तभी आएगा कि उस ओहदे पे बैठे हुए लोग जब जमीनी सतह पे उतरेंगे, लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, तो तभी इंप्रूवमेंट आएगी और यूथ को देन कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये जो हमारा नेता है जिसको हमने चुना है और हमने अपना कीमती वोट इसको दिया है और लाइन में लग के दिया है, अपना समय बर्बाद करके दिया है, तो ये समय की बर्बादी नहीं थी। एटलीस्ट हमने ये अपना नेता अच्छा चुना है जो हमारे लिए काम कर रहा है। तो आई थिंक हर पार्टी में, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि हर एक पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो
उसको जमीनी सतह पे उतर के खुद जा के घर पे लोगों की परेशानियों को समझने की जरूरत है और उसके ऊपर रिफाइनमेंट करने की जरूरत है। आई थिंक उसके बाद फिर ये जो हम एक दूसरे पे लाछन लगाते हैं ये वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे, काम करेंगे जमीनी सतह पे, तो ये सारा कुछ नहीं होगा। पंजाब में और दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कैसे काम हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, निर्मल जी ने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वाकई में 5 सालों में नेता मतदाताओं के घर में जा कर उनकी दिक्कतों को पूछता है? मेरा जो अपना तजुर्बा वो ये कहता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं या फिर महामारी आती है, तब ब्यूरोक्रेसी पूरे चरम सीमा पर होती है, मनमानी करती है। वैसे ही जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तभी इन मतदाताओं को पूछा जाता है, तभी ये नेता बाहर निकलते हैं और मोहल्ला मोहल्ला द्वार द्वार जाकर के वोट मांगते हैं। 5 साल तक भूले रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, जी, इसलिए कि उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं ये बात भांप ली थी कि जो मतदाता है वो इंतज़ार करता रहता है और उसके पास लोग, जो पॉलिटिकल क्लास है वो आखिर में कहीं जाके पहुंचती है और पहले उसको सिर्फ लड्डू दिखाती है। चीज़ें वैसी की वैसी थी और वो एक मैसिव रिफॉर्म था जब 18 साल के लड़के लड़की को फ्रेंचाइजी वोट का हक दिया गया। और उससे ये रिफॉर्म्स तोका थे, एक्सपेक्टेड थे, जो हुए। मगर जो आगे सरकारें आई वक्तन फौक्तन, उसमें उस स्पीड से कुछ और चीज़ें जो चाहिए थी, जो अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल क्लास की होनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, जो फाइनेस्ट डेमोक्रेसीज हैं उनमें राइट है कि हम उसको कॉल बैक कर सकते हैं, उसको वार्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ अभी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन तो हैं, बट उसका प्रयोग कहीं नहीं हो पाया है, उसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया है, उसके प्रोसीजर्स, उसके रूल्स सेट नहीं किए गए हैं। तो यकीनन ये बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिन पे कंस्ट्रक्टिव काम करना अभी बहुत बाकी है। सियासत को अलग रख के, सियासत तो तब है जब देश है और जब सिस्टम है, तो सभी सियासत का मकसद यही होना चाहिए कि सेवा है और देश की सेवा और जनता की सेवा, और जनता की जब सेवा होगी तो नेचुरली देश की भी सेवा होगी। वैसा ही है। मगर अनफॉर्चुनेटली खास करके अभी जो हाल चल रहा है, तो अभी गुप्ता साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे थे कि किस तरह से क्या होता था और अब हमने क्या कर दिया। वो सिचुएशन जो है कि आज बीजेपी ने इलेक्शन को कमर्शलाइज कर दिया है, इसको ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग और एक प्रॉपर एक्टिविटी का साधन बना दिया है, जिसमें कि देखिए आज जितने कॉर्पोरेट फंड्स हैं, जितने बॉन्ड्स हैं, 90% बॉन्ड्स तो कॉर्पोरेट फंड के एक पार्टी के पास हैं, वो बीजेपी है। आप व्हाइट इनकम, दूसरी इनकम देख लीजिए, दोनों की दोनों जो भी ये दिखा सकते हैं सत्ता में, कांग्रेस पार्टी या सारी अपोजिशन पार्टीज को भी मिला के इनके आसपास भी नहीं आ सकती हैं। सो द थिंग इज, जो सबसे डेंजरस बात हो रही है कि जैसे एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ कुछ सालों पहले, इसी तरह से जो चुनाव करवाए जा रहे हैं स्टेट्स में, इनका जो कमर्शलाइजेशन है वो बड़ा डेंजरस है और वो चिंताजनक है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण की मिसाल देता हूं। अभी देश के अंदर जो पीआई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा, आरएनआई द्वारा संस्थाएं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज्ड हैं, मेजर पीछे सर्वे आया कि उसमें कोई लगभग 950 संस्थाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री जी का जो ये यात्रा वो यात्रा जिसमें सारी मशीनरी गवर्नमेंट की इस्तेमाल हो रही है, उसका इलेक्शन टाइम पे प्रयोग किया जा रहा है। और करोड़ों रुपए की नहीं बल्कि अरबा रुपए की और हजारों अरब रुपए की जो है, हजारों करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो इस तरफ जा रही है। तो ये क्या दर्शाता है? जहां हमारे बच्चों को टॉयलेट नहीं, स्कूल में सुविधा नहीं, बिजली और पानी नहीं। अभी जम्मू का हाल देख लीजिए, त्रास त्रास कर रहा है, बिजली का कितना बड़ा क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा क्राइसिस है। तो वहीं इलेक्शन का जो बजट है, खास करके जो कमर्शलाइजेशन ऑफ इलेक्शन हो रही है, दूसरी पार्टियां भी नेचुरली उसी दौड़ में जाएंगी। तो ये अनफॉर्चुनेट है, इसको कम करने की, कर्ब करने की जरूरत है, जो हो नहीं पा रहा, बल्कि खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इसकी प्रमोशन हो रही है। और बीजेपी तो नेचुरली इट्स ए फुल कॉर्पोरेट सर्कल, दिस इज नो मोर अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स अनफॉर्चुनेट। जी चंद्रमोहन जी, व्यवसायीकरण, चुनावों का व्यवसायीकरण हो रहा है, ये खुद कॉर्पोरेट सेक्टर, ये डॉक्टर रशीद का कहना है, ये पार्टी नहीं है, सियासी जमात नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर है। इसको एमएनसी भी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी। पहली बात तो मैं ये कहूँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कहीं बाथरूम नहीं, कहीं कुछ नहीं है। पिछले 50-60 साल इनके हाथ में सरकार रही, कितने बाथरूम इन लोगों ने बनाए? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास अभी 10 साल हो रहे हैं और 4 करोड़ हमने बाथरूम बना के आम गरीब आदमी को, आर्मी में दे दिए। कितने
मकान बना के दिए, 11 लाख को बाथरूम बना के दे दिए, ये दे दिया। और हम लोगों ने हर गरीब को अन्न दे रहे हैं, हर गरीब के घर में आज जल से नल पहुंचा रहे हैं। हम 50-60 हमारे ये कांग्रेस पार्टी साफ सुथरा पानी पीने के लिए पानी नहीं दे पाई इस देश को, क्या बात करेंगे। अन्न हमारा, अनाज सड़ता रहा हमारा वहाँ जो हमारे गोडाउन्स के अंदर, तो उसके बाद वो शराब फैक्ट्री में चला जाता था। आज वही अन्न जो सड़ता था वो आज गरीबों के घर में जा रहा है। और हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी कह रहा है कि इधर एक तरफ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर फ्री अनाज दे रहा है, तो उधर आटा 200 रुपये किलो बिक रहा है पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में। तो बात यहाँ भी मैं अगर इनकी करूँ अपने निर्मला बहन जी की, जो कह रही थी कि हमारी मंत्री जो एजुकेशन की बनी है तीसरी जी, आज हर स्कूल में जा रही हैं, बाथरूम चेक कर रही हैं, वहाँ बाथरूम नहीं बने हैं, बाथरूम साफ नहीं है। 10 साल में क्या किया जी आपने? 10 साल अगर बाथरूम नहीं बना सके स्कूलों के लिए, और क्या करोगे आने वाले समय में? आप समय बदलने वाला है, अब जो नए लोग आएंगे वो बाथरूम स्कूलों में भी बनाएंगे, बाहर भी बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मतलब आपका कहना है कि अगली बार आपकी सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है? तो आप देखते जो कहीं नहीं आ रही है इनकी सरकारें। अब जो वोटर है, खासकर न्यू वोटर, वो जाग उठा है। अब जो न्यू वोटर है वो जाग उठा है। आपके सामने अभी तीसरी बार, कोई दूर की बात तो नहीं है, अप्रैल में ही आ रहा है तीसरी बार फिर इस देश का प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहे हैं। जी निर्मला जी, आप मुझे पहले ये सोचो जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मुफ्त की राजनीति होती है, कितने यूनिट्स आपको मुफ्त दिए जाएंगे, ये आप उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या फिर डिपेंडेंट? देखिए, दो चीजें हैं। मुफ्त अनाज बांटने में और बिजली का बिल कम करने में दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। जब आप जो काम करने वाला इंसान है उसको बैठे बिठाए घर में पेट में रोटी डाल देंगे ना, तो उसको काम करने की बिल्कुल आदत नहीं रहेगी, जैसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया हुआ है। देखिए, मेहनत जो करने वाला है उसे मेहनत करने दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको मेहनत नहीं करने देंगे तो एक दिन उसकी टांगों में, उसके बाजुओं में जंग लग जाएगा। दूसरा जो इशारा आपकी तरफ है, मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो जो बिजली का बिल कम हुआ है, मैं क्योंकि मेरा घर दिल्ली में भी है, मैंने जैसे आपसे बात करी, तो बिजली का बिल कम होने का एक, जब भी आप करप्शन कम करते हैं ना, तो जो करप्शन से जो पैसा इधर उधर जा रहा था मिनिस्टरों के घर में, अब वो सीधा आम जनता के लिए जा रहा है। और मैं संजय सिंह सिसोदिया किस मामले में अंदर है वो? मैं हमारे माननीय डॉक्टर साहब गुप्ता साहब बैठे हैं, मैं कौन सा शराब घोटाला सर? आप बताएं, मैं आपकी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि नहीं, सिद्ध क्या करें? आपका ईडी सिद्ध नहीं कर पाया अभी तक। आपने जितने भी हमारे फायर ब्रांड नेता थे सबको जेल में डाल दिया। डरते हैं आप कि तीसरी बार, आप क्या चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी आ गए तो हमारा तो बड़ा बेड़ागर खोज जाने वाला है। देखिए, आप मेरे को पार्लियामेंट से आज तक का रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट से 142 चुने हुए कैंडिडेट्स आप बाहर निकाल देते हैं उनको, मतलब। और आपके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज हैं वो सारे दूध के धुले हुए हैं, वो तो बिल्कुल उनका तो डिसिप्लिन 100% है। तो ये देखिए, दोहरी राजनीति जो होती है ना, वही मैंने पहले भी बोला, दोहरी राजनीति हमारे देश के लिए धीरे धीरे ये एक टर्माइट की तरह लगी हुई है, जैसे सीलन के बाद वो लग जाती है ना, कीड़ा लग जाता है, ये वो कर रहे हैं। आपको आगे आने वाला जो समय है ना, और यूथ है और जो हिंदुस्तान की दुनिया है, वो आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक कंट्री का आपने अपनी मर्जी से सारे के सारे, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू की मैं बात करूं, हाल मैं नाम नहीं लूंगी, थोड़े दिन पहले मेरी कोई बात हो रही थी कि एसडीएम साहब से कोई काम था, तो कहने लगे कि नहीं, अभी तो बैक टू विलेज के लिए हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, तो अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं। अब क्या है ये बैक टू विलेज की ड्यूटी? क्या लगी हुई है? सारी मशीनरी गवर्नमेंट की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जितने भी आपके प्रोग्राम्स माने मोदी जी ने स्टार्ट किए हैं, वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं आप।
तो उसके लिए आपने गवर्नमेंट क्या ऑफिशियल्स गुनाह का भी कर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कीमें आप जान जान तक आप पहुंच गाड़ियों रही का हैं, भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं, गुनाह कर रहे हैं। पहुंच नो रहे नो हैं। आप हर चीज का मिसयूज कर रहे बिल्कुल हैं, पहुंच रहे हैं। एंड गवर्नमेंट मशीनरी सारी आप अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तनख्वाह तो हमारे हमारे टैक्स पेयर्स की जा रही है ना, तो काम आप अपनी पार्टी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, व्हिच इज नॉट राइट। मैडम, पहली बार हो रहा है। एंड ये सरकार लोगों के द्वार, ये कहाँ है, एसडीएम जाता था, कहाँ गाँव में जाता था। सरकार का काम अपनी नीतियों को आपने गाँव का फौज को भी व्यक्ति नहीं पे- बख्शा, आपने तो फौज को भी नहीं बख्शा। चलिए, छुट्टी जो डॉक्टर जा साहब, रहा है एक बात थोड़ी कंट्राडिक्ट करती है, जो मैं मिलता हूँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, खैर इस वक्त तो कोई है ही नहीं है, 5 हमारे सांसद है, डीडीसी है, बाकी तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है नहीं है। चंद्रमोहन गुप्ता जी बुरा मनाएंगे, लेकिन सदाकत ये है कि जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलते थे, फॉर्मर एमएलए से, मिनिस्टर से, आप एक तरफ हम ये कह रहे कि वोटर अवेयर नहीं है, दूसरी तरफ उनकी बातें सुनो तो लगता है कि वोटर बहुत ज़्यादा अवेयर है। उन कहते थे किसी के घर में डेथ हो जाती है तो हमें जाना पड़ता है, कोई रिटायर्ड हो जाए उसके घर में जाना पड़ता है, किसी के घर में शादी हो जाए वहाँ पे जाना पड़ता है। तो कम से कम एक नेताओं को डर भी था कि हमारा वोटर हमसे नाराज हो जाएगा। नहीं, ये तो सच है कि नेताओं को डर है कि वोटर नाराज हो जाएगा, पर इसमें डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर ओकेजन जो है ना, पॉलिटिकल क्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, वो इमोशनल एंड सोशल जो ओकेजन्स होते हैं उनको कैश करने की बात चलती है। जो आज भी मतदाता का जो हक है, जो अकाउंटेबिलिटी वो पॉलिटिकल आदमी से, रिप्रेजेंटेटिव से ले सकता है, वो जो लाइन है वो आज भी मिसिंग है। और कहीं ना कहीं उसमें मतदाता जो है वो या तो अपने काम का सिर्फ मेरी ट्रांसफर हो जाए, मेरा खंभा लग जाए, मेरा नलका लग जाए, इस डायरेक्शन को लेके चुप बैठा है और खुश हो जाता है, और या फिर उसके शादी में आ जाए, उसके मरने जीने में आ जाए, बस बहुत बड़ी बात है जी, नेता हमारे घर पे आ गया था। बात यह है कि नेता का जो है ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या रोल है। अभी जैसे मैं अभी नेशनल हाईवे पे हम जाते हैं, जब सतवारी से शुरू कर लीजिए और उधर भी आगे जो हाल है, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनने में जो जम्मू की जनता है, इसको इन्होंने ऐसे समझ रखा है कि कोई हम एक जानवर हैं और हमें ये इधर से भी हमारे सरों पे करेने लगी हैं, इधर से भी लगी हैं, नीचे से गाड़ियां जा रही हैं। ऐसा देश में कहीं नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन तो चलो अलग बात रही, मगर डीडीसी सांबा जो चेयरमैन है केशव शर्मा जी बैठे हैं, और यहाँ पे बैठे हैं जम्मू में एलजी साहब बैठे हैं, कभी इनको जाते हुए 1% भी शर्म नहीं आती है कि कितने एक्सीडेंट्स हो गए पिछले दिनों, कठुआ से लेकर के जम्मू तक दर्जनों लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बट सड़क बन रही है, इधर से इधर, इधर से इधर, सवेरे इधर से एक कट होता है, शाम को उधर से बदल के दे देते। सो हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही नहीं, वो जो है जब तक इन चीजों के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझेगा। आज वहां से गंगा जी मंत्री बने थे तो आज उनका दायित्व नहीं बनता कि वो रोड पे पहले बैठ जाते थे, आज बैठ जाएं। गुप्ता साहब यहाँ है हमारे साथ, ये बड़े सीनियर आदमी हैं और बीजेपी के और शहर के मेयर रहे हैं। हाँ। तो इनसे भी मेरी निवेदन है कि कहीं तो जागिए भाई साहब, कुछ उन लोगों का भी ख्याल रखिए। सो अभी हमें जनता का जो फर्ज है वो निभाने में सभी लोगों को बहुत तकदीद करनी है। और जो रहा ईडी का सवाल या आईबी का या सीबीआई का या बाकी इंस्टीट्यूशंस का, आई एम सॉरी, वो देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि अभी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और एक बात, 10 साल में अब इन्होंने कहा कि वो आप कुछ नहीं कर पाया, तो सवाल ये है कि बीजेपी क्या कर पाई। अनएम्प्लॉयमेंट देश के बीच में हाईएस्ट है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हाईएस्ट है, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज वैसे के वैसे चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। मैं नहीं कहता कि कोई उसमें रिफॉर्म हो, बट वेयर डज दिस ऑल कैन बी जस्टिफाइड। चंद्रमोहन जी, 1 मिनट में संदेश राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, 1 मिनट में, और 1 मिनट में मैम आप भी संदेश देंगे अपने मतदाताओं को जो नए बने हैं, जो पहले से। मेरा एक ही संदेश है हर एक मतदाता को, 18 साल से लेके जो भी हमारा वोटर है, उसका एक ही काम है, अपना वोट कास्ट करें। सारे काम छोड़ के जिस दिन हमारे इलेक्शंस हो, वोटिंग वाला वोटिंग डे हो, वो उस दिन अपना वोट सारे काम छोड़ दे और वो अपना वोट कास्ट करेगा, और उसके उसी में सबका संविधान है, समाधान है। अगर डॉक्टर साहब की बात करें कि कुछ नहीं किया पहले किया, आपके अगर आप लोग सड़कें बना जाते हैं, नेशनल हाईवे बना जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है बनाने की। एक मिनट, मुझे मदन लाल शर्मा की बात याद है, वो कहते थे हाँ मैं दिल्ली गया था, मिला है मैडम से, मैडम ने कहा है हाँ बन जाएगी 4 लेन अखनूर वाली, जम्मू अखनूर वाली। तो एक हम मजाक करते थे, हम मजाक करते थे कि आप निर्मल जी आप संदेश 1 मिनट में, संदेश 1 मिनट में।
टाइम नहीं है। मैं जितना भी यूथ है हमारा और 18 ईयर से ऊपर है जिसको डेमोक्रेटिक राइट है ये वोटिंग का, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि अपने डेमोक्रेटिक राइट की जो वैल्यू है उसे समझें। पढ़ा लिखा बच्चा आएगा, पढ़ा लिखा बच्चा अच्छी पार्टी को, अच्छे कैंडिडेट को, पार्टियां सारी अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है कैंडिडेट्स उसमें कैसे हैं। अच्छे कैंडिडेट को देखिए जो उनके लिए काम करे और उनकी परेशानियों को समझे, उसको आप वोट दीजिए। निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।